अच्छा, सीएसएस होता क्या है ये तो आपको बता दिया था मैंने लास्ट। कोई ऐसा जिसको सीएसएस पता नहीं हो? एचटीएमएल से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था, अब उस स्ट्रक्चर को हम कलरफुल करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे, डिजाइन डालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम कहाँ से करेंगे? सीएसएस से करेंगे। सीएसएस कैसे काम करता है, पहले तो हमें ये पढ़ना है। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें एक फाइल बनानी है। और उस फाइल का नाम हमने रखना है स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, यहाँ पे हम जाके बनाएंगे इस मेन पे। ठीक है, इसके अंदर और स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ये लिख के हम बनाएंगे। अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है हमने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ना इस फाइल में जो काम करना है वो ऐसे करना है। पहले तो हम एक सेलेक्टर बनाएंगे। सेलेक्टर क्या होता है? ये सिलेक्ट करेगा कि हमें ये जो सी एस एस अप्लाई करना है वो कहाँ करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक सेलेक्टर बताएंगे इसको कि वो कौन सा है। सेलेक्टर में आपने पहले पढ़ा हुआ है H1, एच, ठीक है, एच से लेके 6 तक, 1 से 6 तक, पैराग्राफ, टेबल, ये सारे कोड आपने HTML में पढ़े थे। उन कोड में से हमें बताना होगा कि कौन से कोड पे ये वाला CSS का जो कोड है अप्लाई होगा। तो अभी इन्होंने पैराग्राफ का पी जो है वो एज अ सिलेक्टर यूज किया है, और ये हमने इसको बता दिया पी जो है ये मेरा सिलेक्टर है। लेकिन इसके बाद मुझे ये वाला जो है ना, ये देना है। और इसके बीच में हम लिखेंगे जो भी कुछ हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि इसके अंदर क्या होगा, डिक्लेरेशन लिखनी है। तो डिक्लेरेशन में हम इसको डिक्लेरेशन बताएंगे कि जी ये पैराग्राफ के साथ करना क्या है। अब इसने खुद से लिखा है ये, हम इसको ये वाला जो दे रहे हैं फॉन्ट, और इसके साथ डैश लगा के फॉन्ट की जो फैमिली है वो, और उस फैमिली में कौन सी फैमिली हमें चाहिए, हम इसमें से कोई एक फैमिली इसको बता देंगे। मैंने कहा कि जॉर्जिया, टाइम न्यू रोमन, टाइम सैरिफ या कैम्ब्रिया, मैंने एक ये फैमिली इसको डिफाइन कर। अब ये अप्लाई कहाँ होगी? सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में होगी। तो लाजमी है कि हमारे इस वाले बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ होना जरूरी है जिस पर हमने ये कोड लगा। इसके अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिस इज अ सैम्पल पैराग्राफ लिख दिया। अब जब हम इस वाली फाइल को चलाएंगे, देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है। अभी इसमें कोई CSS का कोड अप्लाई नहीं हुआ है। इसको अप्लाई करने के लिए हमें टाइटल के बाद यहाँ पे इसको CSS की फाइल का लिंक देना होगा, और हम लिखेंगे LINK लिंक। और ये स्टाइल शीट है। फाइल का नाम ये पूछ रहा है कौन सी फाइल होगी, तो हम यहाँ पे इसको इसके बीच में वही तरीका है हमारा, स्टैटिक, और ये स्टैस, और ये इस फाइल का नाम यहाँ पे आ गया। हमने इसको कहा कि ये वाली फाइल जो है मुझे चाहिए। जैसे ही कर लेगा इसका डिजाइन चेंज हो गया। बस अब सिर्फ ये स्टाइल शीट यहाँ लगा दिए। अब यहाँ कोई काम नहीं है, हमें बाकी काम सारा स्टाइल में करना है।
एक डिक्लेरेशन लिखी हुई। अब ये कह रहा है कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज हैं, हम एक सेलेक्टर, अभी ये रूल्स बता रहा है। पहले तो इसने बताया कि जी हम एक दफा एक सेलेक्टर यूज करेंगे और उसका डिक्लेरेशन बताएंगे। ठीक है, उसके आगे इसने बताया है कि हम चाहें तो हम डिफरेंट सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसने H1 H2 H3 दोनों तीन सेलेक्टर हमें यहाँ बता दी। हम ये तीन सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे, H2 और H3। अब ये क्या करेगा, ये तीनों सिलेक्टर को एक जैसा ही रूल अप्लाई करेगा जो हमने यहाँ पे इसका डिजाइन दिया है, ये तीनों पे करेगा। हम चाहें तो सिंगल सिलेक्टर पे भी काम कर सकते हैं और मल्टी सिलेक्टर पे भी काम कर सकते हैं। एक या एक से ज्यादा सिलेक्टर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा। अब इसने वही बात बताई है कि इसका भी जो है वो फॉन्ट फैमिली, एरियल और कलर येलो, तो दो चीजें इसने बता दी हैं, कलर और फॉन्ट फैमिली। हम कोई भी एक फॉन्ट फैमिली इसको भी दे सकते हैं, ये फैंटेसी दे दिया मैंने। अब हमारे शीट के ऊपर का कोड अप्लाई हो गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि हेडिंग है नहीं, तो हम इसमें एक हेडिंग लगा देते हैं। अब जब इसने तीनों सिलेक्टर को यूज किया था, तो हम यहाँ से तीनों सिलेक्टर ऐसे हो गए। ठीक है, हम चाहें तो ये तीन यूज करें या एक सिंगल यूज करें, ये हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब हम एक यूज करेंगे तो कॉमा नहीं देंगे। ठीक है, अलग अलग कलर इसने खुद से करके बता दी। बात समझ आई? हमारी मर्जी है, हम चाहे तो तीनों सिलेक्टर एक साथ यूज कर लें या अलग अलग यूज करें। ये रूल बता दिया इसने कि जी सिलेक्टर सिंगल भी यूज हो सकता है और मल्टी भी यूज हो सकता है। इसके बाद ये चैप्टर इसने खत्म कर दिया इतनी सी बात समझा के। और ये लिंक लगाने का तरीका बताया है। हम चाहे तो ये जैसे मैंने लगाया ना अभी, ये बाहर रख के लगा, ये फाइल बाहर है तो ये कहलाती है एक्सटर्नल फाइल। हम चाहें तो इसके बीच में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे, हम इस बॉडी के बाद जो है यहाँ पे हम इसको स्टाइल बताएंगे, ऐसे लिखेंगे। और ये वाला पूरा कोड यहाँ पे लिखा जाए। तो ये सेम काम हो गया। लेकिन ये तरीका जो है ना अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि का क्या कहते हैं, क्योंकि का जवाब है किसी के पास? क्योंकि जमाना एडवांस हो गया, बस ये समझ लीजिए आप। और हर काम के करने के नए नए तरीके आ गए। तो अब ज्यादा तरीका यही यूज होता है, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारी मुश्किलात हैं और बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अगर बीच में आप लगाएंगे तो फिर आपको हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अलग अलग स्टाइल चाहिए होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ लगाया तो ये तीनों पे तो अप्लाई कर दिया, लेकिन दूसरे वाले पेज का क्या करेंगे? तो बेटर तरीका यही है कि हम इस हेडिंग के बाद ये टाइटल वाले, इसके नीचे लिंक रिलेशन, स्टाइल शीट और रेफरेंस जो है उसका स्टाइल शीट डॉट CSS, ये लगा दें तो हमारा कोड एक्टिव हो जाएगा और बस काम स्टार्ट होगा।
यहीं पर इसने इंटरनल और एक्सटर्नल लगाने का तरीका बताया, जो मैंने आपको एक लफ्ज में समझा दिया। अच्छा, सीएसएस के रूल्स जो कैस्केड के लिए यूज होते हैं, अब इसने रूल आगे बताएं। यहाँ तक तो इसने बता दिया, सिलेक्टर बता दिए थे आपको, और इंटरनल एक्सटर्नल लगाना सिखा दिया था। अब सीएसएस के सिलेक्टर बता रहा है। तो सिलेक्टर जो है वो कह रहा है कि आप किस किस तरीके से सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। ये इसने H1 के साथ आईडी लगा के एक आईडी का नाम दिया है, टॉप लिखा है। तो टॉप अपनी मर्जी से इसने लिखा है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि जो आईडी आप दें वो रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड। तो इसने कहा है कि हम चाहे ना बॉडी में इस तरीके से H1 आईडी लगा के इस पूरी बॉडी को हम कॉपी कर लेते हैं। बस भाई बस। जो उसने लिख के दिया हमने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया, बस सिंपल। इसके बाद अब ये इसको समझाने के लिए ये आगे इसने ये बात बताई जो हम देखेंगे। इसने कहा है कि एक सिलेक्टर होता है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर किसको कहते हैं? जो अप्लाई करता है ऑल एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर हम जो है वो इसके ऊपर बॉडी का सिलेक्टर लगा दें कि पूरी बॉडी को सिलेक्ट करे, तो ये जो है ये वाला सिलेक्टर हमारा, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, खुद से लिख के आ जाता है, आपको लिखना पड़ेगा। अब इसने क्या किया, इस पूरी बॉडी को खुद से कर दिया है, कलर व्हाइट ही था तो इसने व्हाइट रखा। मैं इस पे जाके दोबारा कोई भी कलर अगर सेलेक्ट करता हूँ तो देखें बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा। ये कौन सा सिलेक्टर है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। यहाँ से आपको लाइट वगैरह भी मिल जाएगी, लाइट डार्क। ठीक है, तो ये वाला जो सिलेक्टर था ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है। उसके बाद टाइप सिलेक्टर है। तो टाइप सिलेक्टर कौन से हैं? ये जो पी लिखा हुआ है ये टाइप है, पैराग्राफ है। तो इसने क्या किया है, सारे पैराग्राफ को जहां जहां पैराग्राफ होगा वहां वहां ये रूल अप्लाई हो जाएगा। जहां जहां H1 होगा वहां वहां रूल अप्लाई हो जाएगा, जहां जहां H2 होगा वहां ये रूल अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आईडी सिलेक्टर है। आईडी सिलेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक आईडी बतानी पड़ेगी। जैसे इसने यहाँ पे एक आईडी बताई हुई, ये देखें H1 की आईडी टॉप है। अभी जो है वो H1 को इसने ऐसे किया है, लेकिन अगर मैं इसके साथ इस H1 को इसकी आईडी नंबर बता दूं ना कि सिर्फ इस आईडी को करना है, तो अगर मैं दूसरा भी H1 यूज करूं इसके अंदर, अभी अगर मैंने इसको H1 दो यूज करता हूँ, दो मरतबा H1 मैंने यूज कर रहा हूँ, और इसके बीच में मैंने सिर्फ XYZ कुछ भी लिखा, तो अभी ये दोनों के साथ ये हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये जो H1 है इसके साथ आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे, आगे जाके हम अभी देखते भी करते हैं। उसके बाद इसने बताया चाइल्ड सिलेक्टर है, और ये बहुत सारे सिलेक्टर हैं जो यहाँ तक आ रहे हैं। इसको लिखने का तरीका इसने यही बता दिया कैसे इसको हम लिखेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है ये स्टैटिक, ये कौन सा है? यूनिवर्सल सिलेक्टर है। H1 दिया है इसने, ये उसके बाद वाला सिलेक्टर है। ये 1 2 करके इसने दिया है, तो ये आईडी सिलेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से इस पूरे को ना हम अब कॉपी करके आपकी अपनी स्टाइल शीट में हम इसको डाल देंगे।
तो हमें दिखेगा ऐसा। इस चैप्टर में उसने बताया है कि हम एक सिलेक्टर के साथ मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हैं। जो उसने लिखे रखी हुई आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, उसको देख देख के अप्लाई करते रहिएगा बहुत सारे। इस पूरे चैप्टर का मकसद ये था कि इसमें आप मल्टीपल सिलेक्टर मल्टीपल जो है वो वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने कलर डिफाइन किए कि कलर को कैसे यूज करना है, कितने तरीके हैं कलर यूज करने के। एक दफा इसने बताया कि कलर को आप इस तरह लिख सकते हैं कि कलर जो है वो कॉलन डार्क सियान, यानी कि कलर का नाम लिख के आप कलर को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसने बताया कि कलर का कोड भी आप यूज कर सकते हैं, हेक्सा कोड है इसका, EE3E80, ये सेम कलर है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कलर एक कॉलन RGB 100 190। तो ये तीन तरीकों से आप कलर को यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक यूज करें, आपकी मर्जी। यहाँ पे इसने देखा डायरेक्ट कलर यूज किया हुआ है, ये पहले वाला तरीका। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आके इसको ये कहें कि मुझे ना ऐसे नहीं चाहिए, मुझे लिखना है स्टैरिक, ये, और अब कोड इसने दे दिया तो ये कोड आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर आप चेंज करें कोई भी कलर, तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, कलर कहाँ से यूज होंगे आपको मैंने बता दिए थे, वेब सेफ कलर में जाके आप कलर का एक कोड ले सकते हैं, या एडोब के कलर व्हील से भी आप कलर कोड ले सकते हैं। पढ़ लिया ना पहले हमने? हाँ या नहीं? वेब सेफ कलर पढ़ाया था ना? क्या बाकी क्लास का? सो रही? देखो उठाओ इसको, सो रही है। तीसरा तरीका ये है कि हम RGB करके RGB कोड भी दे सकते हैं, और RGB में हम इसको बताएंगे ब्रैकेट डाल के कि जी ऐसे होगा। इन तीनों तरीकों से हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने बताया कि जी बैकग्राउंड कलर को भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर के लिए चार तरीके यूज करवाए इसने। ठीक है, चार में से एक तरीका रिपीट किया है और बाकी तीन सेम है। अब वो जो मैंने बात बताई थी आपको RGB कलर को मिक्स करने के लिए, वो सेम इसने कलर का कॉन्सेप्ट बताया कि कलर बनते कैसे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका ग्रेडियंट अप्लाई करने का तरीका बताया है। मैंने आपसे कहा था कि आगे जाके हम चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए कलर को यूज करने के लिए बता रहा है कि अगर हम RGB वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, हम हेक्सा वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, कलर का नाम भी यूज कर सकते हैं, ह्यू का भी कर सकते हैं, इसका सेचुरेशन भी कर सकते हैं, और ब्राइटनेस भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट भी दे सकते हैं हम। और इन सबको इसने तरीका बता दिया कि कैसे यूज करना है। HSL और HSLA भी यूज किया जा सकता है, वो भी इसने तरीका लिख दिया है। HSL में ये होगा कि कलर इस तरीके से लाइट डार्क बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो काम को देखते हुए आप ये कलर कोड यूज करेंगे, सारे कोड एक साथ इसने यहाँ लिख के बता दिए हैं कि कैसे कैसे आपको यूज करना है। ठीक है? अब इस वाले चैप्टर में साइज कैसे बनेंगे वो इसने लिख दिया है। फॉन्ट के बारे में बताया है कि फॉन्ट को आप कैसे यूज करेंगे। इसने लिखा है कि जी सेरिफ यूज कर सकते हैं, sans सेरिफ यूज कर सकते हैं, और मोनो स्पेस यूज कर सकते हैं। ये कलर कोड उसकी जो है फॉन्ट्स की फैमिलीज हैं, ये तीन फैमिली है। उसके अलावा और भी फैमिली है, लेकिन फिलहाल इसने तीन बताई है।
और उसके लिखने का तरीका इसने बता दिया कि जी ये क्या होगा। वेट, स्टाइल और स्ट्रेट, ये तीन चीजें इसने बता दी हैं कि लाइट, स्टाइल और कॉन्डिसेंट, या रेगुलर या एक्सटेंडेड। जो कोड यूज करेंगे वैसे जैसे ये लिख के दिखा रहा है ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इसने ये सैरिफ की एग्जांपल्स दी हैं कि सैरिफ का कोड कैसा होता है और sans सैरिफ कैसा होता है। और यहाँ पे इसने मोनोस्पेस, कर्सिव और फैंसी के बारे में बताया कि जी वो कोड कैसे लिखे जाते हैं, फॉन्ट कैसे होते हैं। अब इसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि फॉन्ट की फैमिली जो होती है, फॉन्ट का फेस होता है और सर्विस बेस्ड फॉन्ट फेसेस होते हैं। ठीक है। और उस पेज नंबर का नाम दिया है जहां पे जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्पेसिफाइंग टाइप फेसेस, अब फेस को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है। कोड सारे लिखे हुए अभी हम अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं डिटेल में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सब हम कभी कर चुके हैं पहले। फॉन्ट का साइज, अब देखें यहाँ पे इसने बताया है फॉन्ट का साइज जो यूज करने का तरीका। एक तो इसने बताया है कि जी आप पिक्सल्स में यूज कर सकते हैं या परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं या ईएम भी यूज कर सकते हैं। और आगे जाके ये इसने बता दिया है कि ऐसा होता है ये सारा कुछ। और यहाँ पे वो जो इमेज पर आपने बात कही थी ना कि कौन कौन से होते हैं, पिक्सल्स की बात की थी, तो अब यहाँ पे इसने डिटेल में बता दिया कि आप चाहें तो पिक्सल्स यूज करें। ये 12 पिक्सल स्केल है, ये परसेंटेज का स्केल है, ये 16 पिक्सल्स का स्केल है, ये ईएम्स हैं और ये बी एम्स है। ठीक है, इनमें से आप जो चाहें यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं है, फॉन्ट पर नहीं है, हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉन्ट के फेसेस के बारे में बताया कि इम्पैक्ट कैसा होगा। और इस जगह आके इसने बता दिया है कि ये जो फॉर्मेट्स है ना, अगर आपका कोड रन नहीं हो रहा है तो आप परेशान नहीं हो, ये देख लें कि ब्राउजर कौन सा चल रहा है। तो इसने बताया है कि जी ये जो है ईओटी का जो फॉन्ट है ये क्रोम में नहीं चलेगा, वोल्फ में नहीं चलेगा, ये भी ब्राउजर नेम है। ठीक है, ये वोल्फ फॉन्ट नेम है। तो ईओटी नहीं चलेगा, वोल्फ नहीं चलेगा, टीटीएफ ओटीएफ नहीं चलेगा, एसवीजी का फॉर्मेट यहाँ पे क्रोम में चल जाएगा। क्रोम के हर वर्जन में, क्रोम 6 में जो है वो वोल्फ चल जाएगा, टीटीएफ चल जाएगा, एसवीजी चल जाएगा। फायरफॉक्स में सिर्फ टीटीएफ चलेगा फॉन्ट। फायरफॉक्स 3.6 प्लस में जाकर के ये दोनों चल जाएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 से 8 तक में आपका सिर्फ ईओटी चलेगा, उसके बाद का कोई फॉन्ट नहीं चलेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से ज्यादा कोई भी होगा उसमें ईओटी चल जाएगा, वुल्फ चल जाएगा, टीटीएफ चल जाएगा, ओटीएफ नहीं चलेगा और एसवीजी भी नहीं चलेगा। ओपेरा में सिर्फ टीटीएफ ओटीएफ चलेगा और एसवीजी चलेगा, ये सारे शुरू के नहीं चलेंगे। सफारी में ये दोनों चलेंगे। आईओएस में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ये वाले फॉन्ट नहीं चलेंगे, सिर्फ एसवीजी कोड चलेगा। और iOS 4.2 प्लस में जो है वो ये दोनों चल जाएंगे। उसके अलावा और मजीद नीचे से डिटेल बताई हुई है कि कहाँ जाके क्या होगा, उसको हम कैसे सेट करेंगे। फॉन्ट का वेट भी इसने बता दिया है कि लाइट, हैवी और वो सब क्या होता है, ये सब ऊपर इसने लिख दिया। ऑब्लिक क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये सब अप्लाई कर करके आपने देखना है। टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइजेशन, ईच केस, गूगल केस, ये सारे इसने बताएं। और अब यहाँ जाके इसने बताया कि जी इसकी डिकोरेशन कैसी होगी। टेक्स्ट को डिकोरेट करना हो तो आप कैसे डिकोरेट करेंगे। अंडरलाइन देना है, ओवरलाइन देना है, लाइन थ्रो करनी है या ब्लिंकिंग लाइन देनी है। अगर आपने ब्लिंक का कोड यूज किया, अब देखो इसमें ना इसने लिखा है कि ये पैराग्राफ है और इसको मैंने लिखा है कि टेक्स्ट की डिकोरेशन, ये सब यहाँ लिखा हुआ आता है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आप जब लिखेंगे डिकोरेशन तो ये खुद पूछ लेगा कि अब क्या करना है। इसने बताया कि मुझे ब्लिंक करवाना है ना, तो मैं ऐसे करके ब्लिंक लिखूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए इसने टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक। और अब मेरे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक हो रहा होगा। अच्छा, अभी क्योंकि ये चल रहा है किस पर,
इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चल रहा है, तो इस वर्जन पे ये बिल्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ब्राउजर चेंज कर करके इसको आप देख लीजिएगा कि जी कहाँ पर कौन सा कोड कर रहा है। अगर ये काम नहीं करता तो ये इस तरह का ब्राउन नहीं होता। ये ब्राउन हो गया इसका मतलब है कि कोड एक्टिव है। सही है, वरना ये रेड हो जाता। ये साइज के बारे में करके प्रैक्टिकल दिखाया है इसने, ये कैसे होगा। यहाँ पे लेफ्ट राइट और सेंटर और जस्टिफिकेशन बताइए कि टेक्स्ट को अलाइन करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अंदर वर्टिकल अलाइनमेंट बताइए। यहाँ पे जो ये ब्राइट लिखा हुआ आ रहा है, बर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा ब्राइट, BRABRIARD, क्या क्या पढ़ा जाएगा ये। लिखा इसने बर्ड है, पता नहीं कैसे लिख दिया। खैर ये इमेज है, तो इसने इमेज को ऐसे रख के दिखाया, ये इमेज ही है। ये जो स्टाइल बना हुआ है ये स्टाइल नहीं होगा, ये इमेज है जो साइड से व्हाइट है और बीच में इस तरीके की है। ड्रॉप शेडो बताएं कि ड्रॉप शेडो डालना हो तो कैसे डालेंगे। फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन को कैपिटल करना है तो क्या करेंगे। उसके अलावा ये बीच बीच में किसी को करना। अच्छा, होवर इसने बताया कि होवर क्या कहलाता है। जब आप माउस ऊपर लेके जाएंगे ना इसके टेक्स्ट के, तो अभी ये कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, H1 है। मैंने H1 के ही साथ, H1 यहाँ पे है कहीं, इसने डाला ही नहीं। ये रहा H1। H1 को ऐसे रखा है, और अब मैं होवर लिखूंगा, HOVER, होवर। और अब इसने किसी पे अप्लाई नहीं किया तो कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, इससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि होवर होगा किसका। मैंने कहा H1 जो सिलेक्टर है ना उसका होवर चाहिए। अब होवर मैंने दे तो दिया, लेकिन इसके बाद मुझे इसको बताना भी तो पड़ेगा कि होवर जब हो तो हो क्या। ठीक है, ये वाली बात इसको मैंने बताई है, और इसने कहा है कि होवर में कलर ऐड कर दे बस। ठीक है, तो यहाँ रखा तो ये ऐसे, जैसे इसके पास गए तो ये चीज। H1 मैंने बताया कि ऐसा होगा, और होवर के वक्त ये ऐसा हो जाएगा, कलर इसका चेंज हो जाएगा। मैं चाहूँ तो होवर में इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ, और इसको कह दूं कि जी फॉन्ट फैमिली जो है ना वो चेंज कर दे, दूसरी कर दे, ये वाली। जैसे होवर करूंगा चेंज। ठीक है, जो चाहे मैं इसके साथ अप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीपल वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ये सारी इसने एग्जाम्पल दी हुई है, समरी दी हुई है, जितनी समरी है आपने याद करनी है। अब बॉक्सेस जो आपने बनाए थे टेबल के अंदर, उनको यूज करने का तरीका इसने बताया, और इसके लिए एक नया वर्ड यूज किया, उसको कहते हैं div। ठीक है, तो हम इंडेक्स में जाके, यानी अपनी मेन HTML की फाइल में कोई div बनाएंगे। अब div का तरीकाकार क्या होता है। हम एक div स्टार्ट करते हैं,
और इसके बीच में जो भी कुछ हमें करना है वो हम करेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरी डिप हम बनाएंगे। अब क्या हुआ, ये दो बॉक्स बन गए। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर हम जो डालेंगे वो अलग होगा। डिप की आईडी भी डाल सकते हैं हम और डिप भी बना सकते हैं। तो इस तरह जैसे ये बॉक्स बन करके आ रहे हैं ऐसे बॉक्स बन जाएंगे। कोड आपने अपनी मर्जी से लिखना है, लेकिन बॉक्स बनाने का तरीका बता दिया। अब यहाँ पर हाइट और विड्थ की लिमिटेशन डाली हुई है कि जी, हम लोग को बातें बीच में जरूर करनी। टाइम क्यों पूछ रही हो भाई तुम? उसके साथ बैठो ही नहीं, तुम पहले करा दो। ठीक है बेटा। बॉर्डर और मार्जिन का तरीका ने लिखा है, और बस आपने एक एक करके इसकी बॉर्डर की लाइनें, बॉर्डर किस तरीके का होता है, ये सारा मैं बस यूं ही चला दे रहा हूँ। और जहां तक मेरा हाथ रुकेगा वहां तक आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके के बॉर्डर हैं, राउंडेड कॉर्नर्स हैं। बॉर्डर के कॉर्नर कैसे बनेंगे, इस तरीके के शेप्स बन जाएंगे, सारे सीएसएस से बनेंगे। लिस्ट टेबल और फॉर्म के अंदर बस आपने इसको अप्लाई करना है। मैं तो कह रहा हूँ आज किताब खत्म ही कर देते। हाँ तो और क्या, बस आपने प्रैक्टिस करनी है, मैंने थोड़ी करनी है। सब कोड लिखा हुआ है, लगाने का तरीका बता दिया। स्टाइलिंग है, बस आप इसको अप्लाई करें। 2 दिन की छुट्टी है, बैठ के तरीके से काम करें। 2 दिन ज्यादा की छुट्टी आएगी। एक दिन तो वैसे ही इंस्टीट्यूट हफ्ते को बंद है। हाँ, हफ्ते को क्लास है आपकी? नहीं है शायद। जी, मुझे नहीं पता, मिस से पूछिएगा। मुझे नहीं पता कि क्लास है या नहीं है। मैं तो नहीं आऊंगा, या हो सकता है आना पड़ेगा। अगर क्लास होगी तो आऊंगा। खैर, छुट्टी हो या नहीं हो, आपने ये काम कंप्लीट कर लेना है। बस ये जो मैंने सारा उड़ा दिया।